हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू द ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ऑफ बीएमटी इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एचपी बोर्ड की क्लास 12th में आए हुए सीरीज़ ए के फिज़िक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो हमारे पास यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें पेपर में पूछा गया था वो था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कौन प्रोड्यूस करता है? तो आपको इतनी बात पता होगी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है वो ई वेक्टर होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है बी वेक्टर, और साथ में एक होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होकर तीनों चीज़ें आगे की तरफ बढ़ती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पहली बात तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमेशा एक एक्सेलरेटिंग चार्ज ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकता है। कभी भी अगर कोई चार्ज रेस्ट पे होता है या वो यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, तो वो कभी भी चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया था कि a radio can tune into any station in the 7.5 megahertz to 12 megahertz band. The corresponding wavelength is. तो ये सेकंड क्वेश्चन जो था इसमें हमारे पास मेगाहर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो लैम्डा होता है वो होता है सी अपॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो अगर मुझे यहाँ से लैम्डा निकालना है, क्योंकि उसने मुझे वेवलेंथ पूछा था, तो सी की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ होती है। और जो आपके पास यहाँ पे 7.5 मेगाहर्ट्ज़ दे रखा है, इस 7.5 मेगाहर्ट्ज़ को आपको हर्ट्ज़ में चेंज करने के लिए लिखना है, तो आप इसको 10⁶ हर्ट्ज़ में लिख सकते हो, यानी कि 7.5 × 10⁶ हर्ट्ज़ आप लिख सकते हो। तो अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी की जगह ये वैल्यू पुट करूँ 7.5 × 10⁶ हर्ट्ज़, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सो 3, ये 7.5 का जो नीचे 10 होगा, ये वाला, ये पॉइंट खोलकर ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 75 × 10⁻² हो जाएगी, क्योंकि 6 वाली जब टर्म ऊपर जाएगी पावर में तो वो 2 बच जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 × 1 = 3, 0, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 5 × 25, 5 × 10। सो यू विल गेट स्टूडेंट्स 200/5। तो इसको काटेंगे तो 40 हमारे पास आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन वही सही होगा जिसमें 40 दे रखा होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि उसमें शुरू में 40 मीटर दे रखा था। सेम आप यही फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, यानी कि सी अपॉन जो फ्रीक्वेंसी है, ये सेम फॉर्मूला आप 12 मेगाहर्ट्ज़ के लिए भी यूज़ करोगे तो आपको आंसर 25 मीटर ही मिलेगा। तो ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर होगा। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है फॉर सेविंग योर टाइम। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को ज़रा हम ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको पूछा गया था कि आपके पास एक ग्लास प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको √3 दे रखा था। तो आपको पता होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो आप एन से डिनोट करते हैं, और कई बार किताबों के अंदर उसको हम न्यू से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो आगे कहा था कि जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म आपने बताना था। ठीक है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या करते हो कि आपको पहले तो एंगल ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है न्यू इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट a प्लस del m अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब उसने न्यू की वैल्यू जो है, यानी कि जो हमारे पास √3 है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। आगे हम लिखेंगे साइन a प्लस, अब देखो मैं del m की जगह क्या लिखूंगा? उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, यानी कि जो del m है ना, वो आपका a के बराबर है। ये उसने बोला है क्वेश्चन में, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है ना। तो आप del m की जगह a लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, ऐसे लिखा इसको। और नीचे क्या आ जाएगा? साइन a/2। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास साइन a प्लस a/2 बनेगा ना, ये कितना बन जाएगा? 2a/2 बन जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा? साइन a/2 आ जाएगा। तो अगर मैं 2 से 2 काट दूं तो ऊपर क्या बचा? सिर्फ साइन a बचा मेरे पास। तो बेटा आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि जो साइन 2a होता है ना, वो बराबर होता है 2 sin a cos a के। सिमिलरली इसी फॉर्मूले को हम अगर साइन a की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये फॉर्मूला बन जाता है 2 sin a/2 एंड cos a/2। ये फॉर्मूला ऐसे बन जाता है। फिर तो मैं इसकी जगह ये फॉर्मूला डालूंगा, साइन a की जगह मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ 2 sin a/2 cos a/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2। साइन a/2 से साइन a/2 कट जाएगा। ठीक है, तो अगर ये कट गया तो आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह, है ना? क्या लिख सकते हो आप इसकी जगह? आप बोलोगे कि √3 इज इक्वल्स टू 2 cos a/2। तो बेटा अब क्या होगा कि जो ये 2 है ये नीचे चला जाएगा, तो आ जाएगा √3/2
इज इक्वल्स टू कॉज ए बाई टू। अब क्या होगा बेटा कि जो ये आपके पास कॉज है वो इस तरफ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा ए बाई टू इज इक्वल टू कॉज इनवर्स √3/2। तो ये वैल्यू होती है कॉज √3/2 वैल्यू तो 30 डिग्री पे। तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को इस तरफ ले जाओ तो 30 × 2 क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी आपके पास यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री आपके पास राइट आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा बट मैनेज करेंगे अब। तो देखो द ग्लास लेंस विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1.47। मैं थोड़ा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दे रखा है वो 1.47 दिया था हमें एग्जाम के अंदर, ठीक है। डिसअपियर्स, ये लिखा है डिसअपियर्स इन द ट्रफ ऑफ लिक्विड, दिस इज योर ट्रफ ऑफ लिक्विड, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का पूछ रहा है, ठीक है। अब आपको एक बात याद रखना कि जैसे मान लो कोई ट्रफ है, ट्रफ मतलब कोई वेसल है, उसके अंदर कोई लिक्विड है, ठीक है। मान लो उसके अंदर कोई लिक्विड है, ठीक है। तो और आपके पास क्या है, ग्लास लेंस है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है। तो कह रहे हैं कि जैसे ही आप इस ग्लास लेंस को इस पानी के अंदर डालोगे ना, देखो लिखा ना ग्लास लेंस विद यूनिफॉर्म विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 डिसअपीयर्स इन द ट्रफ ऑफ लिक्विड। तो इसके अंदर ग्लास डालते हैं ना, वो ग्लास डालते ही वो डिसअपीयर हो रहा है। बेटा ऐसा तभी होता है जब आपके पास किन्हीं भी दो मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाए। जैसे मान लो कि जो पानी है, जो लिक्विड है, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मैच कर जाए ना, तो जब भी दो मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैच कर जाएगा तो बेटा लाइट की बेंडिंग कैसे होगी, लाइट की तो बेंडिंग ही नहीं हो सकती है ना। आपको पता होगा कि जैसे मान लो ये दो मीडियम है, एक मीडियम ये है और एक मीडियम ये है, लाइट यहाँ से यहाँ आ रही है मान लो ऐसे, तो ये बेंड तो तभी करती है ना जब ये एक रेयरर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम होता है। तो ऑब्वियसली जब दोनों मीडियम्स रेयर और डेंसर अलग अलग मीडियम हो गए तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा, तभी तो लाइट बेंड करेगी। अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तो लाइट की बेंडिंग ही नहीं होगी, मतलब वो ऑब्जेक्ट आपको रिफ्रैक्ट हुआ नहीं दिखेगा, है ना। वो आपको क्या रखेगा, वो आपको डिसअपीयर दिख जाएगा, एक तरीके से डिसअपीयर हो जाएगा। तो इनको ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा ही क्या होता है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। जैसे यहाँ पे 1.47 था तो आंसर भी 1.47 वाला ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया था कि n इज इक्वल टू 1.47। तो यही उस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज राइट एंगल, देन द एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड व्हाट। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास ना एक रे ऑफ लाइट है जो कि जैसे ये मान लो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। तो एक रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, ठीक है। और कहता है कि जैसे ये रे ऑफ लाइट गई डेंसर से रेयर, फिर दोबारा गई यहाँ से यहाँ। तो और कहता है एक टाइम ऐसा आता है कि जब जो आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ना वो 90 डिग्री हो जाता है। जैसे मान लो ये नॉर्मल लाइन है ये वाली, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका, मान लो ये एंगल आई है, ठीक है ना। ये एंगल, मैं इसको डी को यहाँ से हटा देता हूँ, मान लो ये एंगल आई है। तो बेटा ये एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा आपके पास। ये एंगल आर रिफ्रैक्शन वाला एंगल तो 90 डिग्री। तो ये केस किस में पढ़ा है हमने, TIR में हम पढ़ते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम ये चीज़ पढ़ते हैं, जो कि आपको ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। आप रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक मिलता है, जिसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एक स्टेज ऐसी आती है कि जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है, और उसे हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, क्रिटिकल एंगल। मतलब उस टाइम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है, और उस टाइम पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है। तो ये चीज़ें आपने वहाँ से याद रखनी है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है क्रिटिकल एंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि एक स्मॉल टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 144 है और आई पीस की फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर, मैग्नीफाइंग पावर बतानी है। तो स्टूडेंट्स मैग्नीफाइंग पावर होती है हमेशा FO/FE किसी भी टेलीस्कोप के लिए। तो FO मतलब ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ, कितनी दे रखी है आपको ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ, देखिए ज़रा, आपको दे रखी है 144, और आई पीस की कितनी दे रखी है 6। तो कुछ नहीं, इसको काट दो, देखो 6 to the 12, 6 for the 24, तो आंसर इज़ 24। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। FO क्या है, ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ, FE क्या है, आई पीस की फोकल लेंथ, तो आंसर आ जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सोर्स है वाइट लाइट का है, अगर हम वन ऑफ द होल्स इज कवर्ड बाय रेड फिल्टर एंड अनदर बाय ब्लू फिल्टर इन दिस केस, तो क्या होगा? तो जैसे आपने पढ़ा है कि यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा इसके बारे में। तो बेटा होता क्या है कि आपके पास ना ऐसे स्लिट्स बनी होती हैं, जैसे ये 2 स्लिट्स बना दी, मान लो मैंने S1 और S2 स्लिट्स बना दी ना। तो यहाँ से मेरे पास कोई वाइट लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट आती है, ऐसे और ऐसे आएगी लाइट, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन होती है, यहाँ क्या होती है? स्क्रीन होती है बेटा। तो बेटा होता क्या है कि यहाँ से जब वाइट लाइट हम लेते हैं तो इसमें बेसिकली हम ना अपना एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज़ करते हैं। कौन सा सोर्स यूज़ करते हैं? एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते हैं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसी लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहे, जिसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मतलब सेम रहती है। अब वो कह रहा है कि आपने क्या करना है कि एक जो होल है ना उसको कवर कर देना है रेड फिल्टर से। जैसे मान लो यहाँ आपने रेड फिल्टर लगा दिया इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे आपने एक ब्लू फिल्टर लगा दिया, ये उसने क्वेश्चन में बोला है। अब बेटा होगा क्या ना कि जब रेड और ब्लू फिल्टर लगाएंगे तो अब जो यहाँ से आगे से अब यहाँ से आगे आपके पास ऐसे वेव फ्रंट्स जाते हैं ना, जो वेव फ्रंट्स बनेंगे ऐसे और ऐसे जो एक सुपर इम्पोज करेंगे, तो उससे होगा क्या कि स्क्रीन के ऊपर ना आपके पास क्या हो जाएगा कि कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा, नो इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। नो इंटरफेरेंस पैटर्न विल ऑब्जर्व, कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनता। क्योंकि अब क्या हुआ ना कि जो दोनों S1 और S2 स्लिट्स है, जो वहाँ वो जो आपके पास सोर्सेज है ना, उन दोनों की जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी उसमें डिफरेंस आ गया। क्योंकि एक तरफ तो रेड कलर आपका फ़िल्टर लगा दिया, एक तरफ पे ब्लू कलर का फ़िल्टर लगा दिया, तो दोनों तरफ पे क्या हुआ कि दोनों तरफ की जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वो बदल गई। जो जब दोनों बदल जाएंगी तो वो कैसा सोर्स हो जाएगा? फिर वो हो जाएगा आपके पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स, तो रहेगा नहीं वो। मोनोक्रोमेटिक सोर्स का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो इसका मतलब है कि इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। तो मिलेगा क्या फिर? तो आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे एक बिल्कुल एक रेड मैजेंटा कलर का आपको इस तरीके से एक लाइट दिखेगा, है ना। रेड मैजेंटा कलर का एक लाइट दिखेगा, कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जब आप रेड और ब्लू यूज़ कर रहे हो ना लाइट फिल्टर को, तो आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो देखने को एक तरीके से मिलेगी। तो मतलब हम यहाँ से सीधा कह सकते हैं नॉन कोहेरेंट सोर्स, है ना। एक तो फिर हम ये भी कह सकते हैं उसको कि नॉन कोहेरेंट सोर्सेज हो जाएंगे वो, है ना। अगर मोनोक्रोमेटिक नहीं हुई तो फिर कैसे हो जाएंगे? नॉन कोहेरेंट सोर्सेज हो जाएंगे, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज हो जाएंगे, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए रेड और ब्लू को यूज़ करने पे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस नहीं मिलेंगी, सिर्फ एक रेड मैजेंटा कलर की आपको इस तरीके से एक लाइट दिखेगी बस। तो यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पे राइट आंसर। बेटा अगला क्वेश्चन आपको आया था स्टडी द फॉलोइंग पैराग्राफ। तो ये जो स्टडी द फॉलोइंग पैराग्राफ है, आप इसके 1 मिनट के लिए इसको पढ़ लेना कि इसमें जो जो चीज़ें दे रखी है ना वो आपने एक बार रीड इसको अच्छे से कर लेना है। जैसे देखो इसमें मेन पॉइंट दे रखा है कि ये देखो यहाँ से दे रखा है कि थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग हर एक एटम के पास पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसका रेडियस 10⁻⁻10 मीटर है ना। तो और यहाँ दे रखा हुआ नीचे 10⁻⁻15, यहाँ पे माइनस आएगा, 10⁻⁻15 जो है वो न्यूक्लियस का साइज़ आपको मीटर में दे रखा है। तो इसी के रिलेटेड स्टडी द फॉलोइंग केस में हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि रेशियो ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम टू दी न्यूक्लियर वॉल्यूम हमें यहाँ पे निकालना था। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ना इन दोनों का मतलब एक तरफ आपके पास एटॉमिक वॉल्यूम है, एक तरफ आपके पास न्यूक्लियर वॉल्यूम है। तो बेटा आपको तो पहले एटम का और फिर आपको न्यूक्लियस का जो है ना वो आपको रेडियस पता होना चाहिए। इसको RA मान लो, इसको RN मान लो। तो बेटा जो आपके पास एटम है और जो न्यूक्लियस है इसका होता है 10⁻⁻15 मीटर, इसका होता है 10⁻⁻10 मीटर। मतलब ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू हम मानकर चलते हैं कि इनका रेडियस इस ऑर्डर में होता है। ये बेसिकली क्या लिखा है मैंने, दोनों के ऑर्डर लिखे हैं, रेडियस के ना ऑर्डर लिखे हैं। ये क्या लिखे हैं? ऑर्डर। ये आप न्यूक्लियर चैप्टर में पढ़ना, आपके ऊपर डिटेल में आपको चीज़ें पता लगेंगी कि ठीक है। अब आपको पता है वॉल्यूम को हम कैसे लिखते हैं। हम मानते हैं कि एटम एक स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल शेप का। तो आप बोलोगे सर 4/3πr³ होता है ना, 4/3πr³। तो अगर मैं यहाँ से दोनों का वॉल्यूम लिखूँ बेटा, तो पहले मैं एटम का लिखूँगा और फिर मैं नीचे किसका लिखूँगा? न्यूक्लियस का, है ना। तो 4/3πr³ में तो 4/3 तो कट ही जाएगा ऊपर नीचे, तो बचेगा क्या? सिर्फ RA/RN का होल क्यूब बनेगा। यही बनेगा ना, RA/RN का होल क्यूब यहाँ से बनेगा। तो ऐसा करते हैं, मैं यहाँ से पहले RA/RN निकाल लेता हूँ। तो RA/RN यहाँ से निकाल लूँगा तो आपके पास आ जाएगा
10⁻⁻10 और 10⁻⁻15। तो -10 है, ऊपर जाके 15 प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि 10⁻5 आई है। इनकी रेशो कितनी आ गई, RA/RN इनकी रेशो ये आ जाएगी 10⁻5। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो वॉल्यूम की रेशो आ जाएगी। तो 10⁻5 का होल क्यूब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻15। सो 10⁻15 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात यहाँ से क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन था कि लार्ज स्कैटरिंग जो एंगल होता है अल्फ़ा पार्टिकल्स का, वो किसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया था। तो बेटा सिंपल सी बात है, जो अल्फ़ा था आपके पास जो था ना, अल्फ़ा की जब हम बात करते हैं तो ये अल्फ़ा सिर्फ रदरफोर्ड ने इसके बारे में बताया था, और तो किसी मॉडल ऑफ एटम ने इसके बारे में नहीं बताया था। तो ऑप्शन बी आपका थॉम्सन मॉडल इज़ राइट आंसर। थॉम्सन मॉडल में ऐसे कोई भी जिक्र नहीं हुआ था अल्फ़ा स्कैटरिंग के बारे में, है ना। नेक्स्ट है, व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू ए पीएन जंक्शन देन इट व्हाट हैपेंड। तो उस टाइम पे बेटा क्या होता है कि जब आप फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हो तो आपको याद होगा कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है। पहले तो ये पी टाइप, ये एन टाइप, बीच में जंक्शन बैरियर होता है हमारे पास। तो पी को हम यूज़ कर देते हैं बैटरी के पॉजिटिव से, एन को कर देते हैं बैटरी के नेगेटिव से, है ना। तो होता क्या है इस केस में ना, आपके पास जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो कम हो जाता है, वो लोअर हो जाता है। तो आप इसको V0 - V लिखते हो। ठीक है, उस चैप्टर में जब आप पढ़ोगे डिटेल में, वो हम एक अलग वीडियो बना देंगे। उसमें क्या होता है कि जो आपका पोटेंशियल बैरियर होता है ना फॉरवर्ड बायस में, वो क्या हो जाता है, वो घट जाता है। तो आपके पास आंसर क्या हो जाता है, V0 - V। तो इसका जो आंसर राइट है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक 11th क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पार्टिकल है जिसको ड्रॉप किया गया है फ्रॉम हाइट h से। तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लो एक कोई भी पार्टिकल होता है, उसको अगर आप किसी h हाइट से ड्रॉप करते हो ना नीचे, तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो √2gh के बराबर होती है। ये हमें सॉल्व करके पता लगती हैं चीज़ें, क्योंकि आप नीचे की तरफ जब ड्रॉप करते हो किसी भी चीज़ को, तो आप लिखते हो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो उसमें आप क्या करते होते हो, फिर आप उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हो, v², ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा देते हो, है ना। तो आपके पास क्या आ जाता है, 2gh, या v² = √2gh। यहाँ से मैं स्क्वायर हटा देता हूँ। तो बेटा ये देखो मैंने फॉर्मूला आपके सामने निकाल दिया, क्योंकि ड्रॉप करने वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाती है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो आप ये वाला इक्वेशन लगा दो, v² - u² = 2s, और उसमें s की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। तो आप u को 0 मान लो और v² क्या आ जाता है, 2gh, या फिर v = √2gh आ जाएगा, है ना। तो अगर आप सेम इसी चीज़ को डी ब्रॉगली के फॉर्मूले से कंपेयर करो, जो कि होता है लैम्डा = h/mv। तो अगर मैं इस v में, अच्छा यहाँ पे h क्या होता है, h यहाँ पे होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या होता है आपके पास, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको हाइट मत समझ लेना, है ना। तो मैं अगर इसी इक्वेशन में h/m लिखकर इस v की जगह √2gh लिख दूँ तो देखो लैम्डा क्या किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 1/h⁻⁻1/2 के, क्योंकि h के ऊपर अंडर रूट लगा है ना, तो इसका मतलब -1/2 के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, कंपेयर कर पा रहे हैं दोनों चीज़ों को। तो बेटा इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन पूछे गए थे कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कौन सा होता है। तो बेटा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर वही होते हैं जो सिंगल सेमीकंडक्टर, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो पहले का ए का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो आपको सीधा पता लग रहा है बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं आपके पास ये गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फेट। और ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, एंथ्रासीन और डॉप्ड वाले। और एलसीडी की फुल में ये दे रखी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सो आपका ऑप्शन नंबर जो है बेटा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ग्राफ रिप्रेजेंटेशन द रिलेशन एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज व्हाट। तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी वो थी hν - hν0 = 1/2mv²। तो बेटा अगर इस रिलेशन को आप ध्यान से ज़रा देखो, गौर से देखोगे ना, तो आप इसको 1/2mv² को काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। तो आप कह सकते हो hν - hν0। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर आप कंपेयर कर दो y = mx + c से, तो बेटा आपको यहाँ से ये जो नेगेटिव साइन दिख रहा है ना, पहले तो c क्या होता है, ये स्लोप का इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है स्लोप का
इंटरसेप्ट होता है। तो आपको जो यहाँ पे नेगेटिव साइन दिख रहा है ना, ये बता रहा है कि जो आपका सी है वो नेगेटिव है, यानी कि आपका स्लोप का इंटरसेप्ट माइनस में है। ये लगा ना माइनस, देखो एच न्यू नोट के आगे है ना, तो ये माइनस मतलब माइनस ही है। स्लोप का इंटरसेप्ट नेगेटिव है, मतलब स्लोप का इंटरसेप्ट नेगेटिव होने का मतलब है कि स्लोप नेगेटिव आएगी, तो वो सिर्फ सी ऑप्शन में आ रही है। अगर आप इस ग्राफ को नीचे की तरफ बढ़ाओगे ऐसे, तो आपके पास ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव स्लोप सिर्फ इसी के अंदर है। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, समझ गया मेरी बात को। चलिए, अगला क्वेश्चन था कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। अगर आपके पास एक मेटल सरफेस है और अगर उसके ऊपर कुछ भी आके गिरता है, जैसे मान लो कोई लाइट गिरती है सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, तो उसके सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाता है। ये किस वजह से होता है? तो कहते हैं कि वो मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं? तो मिनिमम एनर्जी उसको कहते हैं हम वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं बेटा? वर्क फंक्शन, जिसको फाई नॉट से आप डिनोट करते हो। ये ड्यू नेचर ऑफ मैटर का पहला टॉपिक है। ठीक है ना। और भी तरीके होते हैं इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करने के, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर सकते हो बैटरी लगाकर, है ना, या आप कोई लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी की गिरा सकते हो, या आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकते हो। अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम इज सुपर इम्पोज ऑन कैरियर वेव ओमेगा सी टू गेट एन एम्पलीट्यूड ए एम वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग वेव, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एम विल बी व्हाट। तो स्टूडेंट्स इस केस का सीधा आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी। ये आपके लास्ट चैप्टर में, 12th क्लास का जो लास्ट चैप्टर है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें दिया हुआ है कि जब आपके पास कोई एक मैसेज सिग्नल होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा में है, और एक कैरियर वेव है जिसकी ओमेगा सी है, तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जब आप मॉड्यूलेटिव वेव जब आप बनाते हो, तो उसका रिजल्टेंट जो फ्रीक्वेंसी का वो क्या आता है? तो वो यही आता है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम डिवाइडेड बाय 2 आता है। कैरियर वेव होती क्या है? आपने देखा होगा कि जैसे मान लो ये कोई सिग्नल है ऐसे, ये तो ये सिग्नल हम सेंड कर रहे हैं, तो कैरियर वेव क्या करती है ना, जैसे मान लो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो टाइम के साथ घटती जाती है लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए हम कैरियर वेव का यूज़ करते हैं, जिस सिग्नल होता है उसको हम सुपर इम्पोज करवा देते हैं कैरियर वेव के ऊपर ऐसे। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ये कैरियर वेव है आपकी, है ना, ये कैरियर वेव है, और जो सिग्नल है आपका वो ये है ना। तो सिग्नल काफ़ी दूर तक जाएगा तो उसकी थोड़ा स्ट्रेंथ वगैरह कम हो सकती है, तो इसलिए हम कैरियर वेव जो मैंने अंदर बनाई है ये उसको हेल्प करती है उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा था, द प्रोसेस ऑफ रीगेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैरियर वेव एट द रिसीवर इज टर्म्ड एज व्हाट। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे आप इंफॉर्मेशन को रीगेन कर सकते हैं कैरियर वेव से रिसीवर एंड के ऊपर। तो बेटा इसको हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं इसको हम? डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को भेज रहे हो तो आप उसको मॉड्यूलेट कर रहे हो, उसका जो स्ट्रेंथ आप बढ़ा रहे हो। डीमॉड्यूलेशन मतलब जब आप ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हो कैरियर वेव से, तो उसे हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। आई होप आपको मेरी इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लॉजिकल ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द गिवन सर्किट। तो ये जो गिवन सर्किट है, इससे हमने पता लगाना है कि ये जो गिवन सर्किट है ना, ये किस गेट के बारे में हमें बता रहा है नीचे दिए गए ऑप्शन में से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। आपको अपने सामने यहाँ पे 2 गेट्स दिख रहे हैं बेटा। ये कौन सा गेट है? दिस इज़ योर नैंड गेट एंड दिस इज ऑल्सो योर नैंड गेट। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर मैं इसको यहाँ बना लूँ ऐसे करके, ये मेरे पास फर्स्ट आ गया गेट, ये मेरे पास सेकेंड गेट आ गया। ठीक है, ये आ गया, ये ए है, ये बी है। नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, है ना। तो वो आपके पास होता है ए डॉट बी के ऊपर बार होती है, इस तरीके से लगाते हैं हम, है ना, ए डॉट बी के ऊपर बार। तो बेटा अगर आपके पास एक ए है और एक बी है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे 0 0 ले लूँ, तो यहाँ पे अगर आप 0 0 लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? देखो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ ए डॉट बी मतलब 0 0 द 0, यानी कि 0 का उल्टा 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 0 को 0 से करोगे ना, देखो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0, और 0 के ऊपर बार मतलब 1 आ जाएगा। अब 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 0। तो मतलब जब आपने इनपुट दी ए और बी में 0 0, तो आपके पास आउटपुट कितनी मिली? 0। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ कर देता हूँ 1, मान लो मैं यहाँ कर देता हूँ 1, तो बेटा 1 इंटू 0 क्या होता है? 0, लेकिन ऊपर बार लगाओगे ए डॉट बी के अकॉर्डिंग तो यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ 0 तो इसका उल्टा के क्या हो जाएगा? 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। ऐसे अगर आप 0 1 करोगे तो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब हम यहाँ पे 1 1 करके देख लेते हैं। यहाँ 1, तो 1 इंटू 1 क्या होता है? 0, बट उसका उल्टा करोगे 1 इंटू 1 क्या होता है? 1, 1 का उल्टा 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 0 का उल्टा 1, यानी कि 1 1 करने पे भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब ये जो बूलियन एक्सप्रेशन बना है वो किसका आपको लग रहा है? किसका बूलियन एक्सप्रेशन नहीं है? तो आप ज़रा ध्यान देना,
ये बूलियन एक्सप्रेशन बन जाएगा आपके पास, ये बूलियन एक्सप्रेशन बनता है आपके पास, देखो a प्लस बी का, देखो 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1, तो मतलब आपका राइट आंसर इज ओर गेट। राइट आंसर शुड बी योर ओर गेट। समझ गया मेरी बात को? तो इसीलिए ओर गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का ऑप्शन किससे मैच कर रहा है? ब्रीविस्टर लॉ का देखो किससे कर रहा है, इससे, थर्ड ऑप्शन से, जिसमें लिखा है tan IP, n = tan IP, है ना। और इंटरफेरेंस का किससे करता है? कोहेरेंट सोर्स से करता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का किससे करता है? ऑब्स्टेकल या अपर्चर से करता है। लॉ ऑफ वैल्यूज़ क्या होता है? I = I0 cos की पावर cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो मतलब कि फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, और ब्रीविस्टर लॉ का है 3, ठीक है। और सी वाले का क्या है आपका आंसर? सी वाले का आंसर है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकंड, तो यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड सेमीकंडक्टर कंडक्शन बैंड इज़ ग्रेटर दैन इन सिलिकॉन दैन इन द जर्मेनियम। तो बेटा कि जैसे आपको पता है कि आपके पास जो सिलिकॉन होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास क्या होती है? 3s, सॉरी, हाँ, इसको हम लिख सकते हैं ना। देखो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14, 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, है ना। तो देखो 3s2, 3p2, तो देखो 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 3p2 आती है इसकी इलेक्ट्रोकन्फिग्रेशन। जर्मेनियम की अगर आप लिखोगे ना तो जर्मेनियम की कितनी आती है? 4s2 आती है। तो बेटा इसकी इलेक्ट्रोकन्फिग्रेशन ये है, इसकी इलेक्ट्रोकन्फिग्रेशन ये है। अब अगर आपने एनर्जी बैंड्स को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि एनर्जी बैंड के मुताबिक क्या होता है कि जैसे न्यूक्लियस है, तो अगर आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे ना, तो जैसे दूर वाली जो शेल होती है ना, उसके अंदर जो दूर वाली जो शेल होती है, जैसे मान लो यहाँ पे 3s है, मान लो यहाँ पे 3p है और 4s कहीं दूर है, तो दूर वाली शेल में क्या होता है कि जो स्प्लिटिंग होती है ना, जो मतलब जो आपके पास जो एनर्जी बैंड होती है जो उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, मतलब जिसमें वैलेंस और कंडक्शन बैंड दिखना शुरू हो जाते हैं ना, वो दूर वाली शेल्स में ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जो होते हैं वो दूर वाली शेल में ज़्यादा बनते हैं, अगर आपने एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ी होगी तो जब दूर वाली शेल में डिस्क्रीट एनर्जी बैंड ज़्यादा बनते हैं तो वहाँ पे जो जंपिंग करना होता है, जैसे मान लो नीचे की तरफ एक वैलेंस बैंड है और ऊपर एक कंडक्शन बैंड है, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना जो होता है वो ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो फर्स्ट केस है ना उसमें दे रखा है कि जो एनर्जी बैंड गैप है ना वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में, वो सिलिकॉन में ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही कहा है। सिलिकॉन में किसी भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जंप इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं एज़ कंपेरिजन टू जर्मेनियम। तो आपका एजर्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। और रीजन में क्या कह रहा है कि जो थर्मल एनर्जी है प्रोड्यूसेस फ्यूअर माइनॉरिटी कैरियर्स इन सिलिकॉन दैन इन जर्मेनियम। ये भी बात सही है, रीज़न आपका ठीक है। थर्मल एनर्जी जो है वही प्रोड्यूस करती है माइनॉरिटी कैरियर्स को, ठीक है, फ्यूअर माइनॉरिटी कैरियर्स को। लेकिन यहाँ पे जो एजर्शन है वो करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, बिकॉज रीज़न तो ये होता है कि जैसे जैसे एनर्जी बैंड में आप दूर जाते जाओगे, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे एनर्जी बैंड्स के गैप बढ़ता जाएगा और वहाँ पर जो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफ़ी आसान हो जाते हैं, जो कि जर्मेनियम के केस में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। Assertion and reason correct, but reason is not the correct explanation of assertion. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, आपसे पूछा था कि एंडोस्कोपी जो है वो ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज़ होती है। बिल्कुल सही है। एंडोस्कोपी में क्या होता है, ऐसे आपके पास एक एंडोस्कोपी होती है ना, उसमें क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर होती है, तो यहाँ से लाइट जाती है तो उसमें TIR होता है, ऐसे ऐसे करके TIR होता है। और TIR क्यों होता है, ऑप्टिकल फाइबर का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें लॉस ऑफ जो लाइट होती है ना, लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो काफ़ी कम होती है, लो होती है, इसीलिए हम ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करते हैं, है ना। तो ये TIR पे बेस्ड हुआ ना, तो ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ TIR, ये भी बात सही है भाई। तो इसका मतलब दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं और रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो ये था हमारे पास सीरीज़ ए के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपसे HP बोर्ड के 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।